जी खान, मैं ध्यान रखूंगी। अरूब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मगर इसका मूड सख्त ख़राब हो चुका था। शौहर का हुक्म मानना हमेशा से इसकी फितरत में रहा था, मगर दिल के अंदर उठती कसक को खामोश करना आसान नहीं था। खानम, ये घर आपका है, इस घर पर हुकूमत आपकी है, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तबरेज़ खान की नज़रें इसके खफा चेहरे को देख रही थीं। मैं जानता हूँ इस लड़की के लिए आपके दिल में कोई नर्म गोशा नहीं है। आप जो सलूक करना चाहती हैं करें, मगर नौकरों को इनकी औकात में रहने दें, वरना वक्त आने पर वो यही बातें दाएं बाएं फैलाकर हमारे घर की बुनियादों को हिला देंगे। वो अपनी खानम का मूड बिगड़ता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए डांट के बजाय प्यार से समझाया, जैसे हमेशा समझाते आए थे। अरूप नजरें झुकाए बैठी थी। जी खान, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आप परेशान न हो। तबरेज़ खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मैं अपनी खानम के होते हुए परेशान नहीं हो सकता। काफ़ी दिनों बाद वो मुस्कुराए थे। वो मुस्कुराहट मुकम्मल नहीं थी, मगर फिर भी जब भी अबीरा गई थी, तबरेज़ खान ने मुस्कुराना तकरीबन छोड़ दिया था। अपनी जान से प्यारी बेटी अबीरा की जुदाई से इन्हें अंदर से खाली कर दिया था। वही घर, वही दीवारें वही थी, मगर रौनक जैसे कहीं खो गई थी। मगर आज अफजल खान के जिगर का टुकड़ा से दूर करके कहीं ना कहीं इन्हें एक अजीब सी तस्कीन मिल रही थी, जैसे दिल के किसी कोने में यह एहसास बैठा हो के हिसाब बराबर हो रहा है कि बेटी के आंसू रायगा नहीं गए। तबरेज़ खान खामोश बैठे थे, मगर इनके अंदर एक शोर बरपा था। क्या किसी और की बेटी को रुलाकर दिल के जख्म भर सकते हैं? ये सवाल अभी तक फिजा में मौलक था, खामोश मगर जिंदा। दिमाग में सोचों की डोर उलझी हुई थी। तबरेज़ खान बाज़ार खामोशी से खाना खा रहा था, मगर इनके अंदर जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। इंसान जितना भी ज़र्फ़ वाला हो, जितना भी बर्दाश्त का दावेदार हो, मगर जब बात अपनी औलाद की आती है, अपने खून की आती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद गर्ज सोझ हो ही जाता है। क्योंकि सच यही है कि इंसान तो ना खुदा है ना फरिश्ता। वो कमज़ोर है, जब वो जज्बात का कैदी है। वो इंसाफ भी अपने दुख के तराजू में तोलता है। दूसरों के लिए वो सब्र और हुकमत की बातें करता है, मगर जब जख्म अपनी छाती पर लगते हों तो दिल दलील नहीं सुनता, सिर्फ दर्द बोलता है। और जब दर्द बोलता है तो इंसान अक्सर वो कर गुजरता है जो वो खुद दूसरों में नापसंद करता है। तबरेज़ खान ने एकदम से गहरी सांस ली थी। शायद ये अल्फाज किसी और के नहीं, इनके अपने ही दिल की गवाही दे रहे थे। शायद दिल झंझोड़ कर बता रहा था। वो भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थे। पानी का गिलास उठाते हुए वो पूरा पी गए थे, जैसे अंदर उठते शोर को दबा देना चाहते थे। अबीरा की जुदाई ने इनके अंदर का बाप ज़ख्मी कर दिया था। वो बाप जो कभी अपनी बेटी की हंसी पर फ़ख्र करता था, आज इसी हंसी की गूंज को तरस रहा था। तबरेज़ खान ने एक लम्हे को आंखें बंद की। क्या वो इंसाफ कर रहा था या सिर्फ एक ज़ख्मी बाप बनकर सोच रहा है? दिल ने कहा, बेटी के आंसू का हिसाब लाजम है। मगर ज़बीर ने एक बार फिर से झंझोड़ कर सवाल किया, क्या किसी और की बेटी को रुलाकर ये हिसाब पूरा होगा? वो गहरी सांस लेकर सीधे बैठ गए थे। चेहरे पर वही वक़ार आ गया था, मगर दिल के अंदर सवाल अभी जिंदा था। जिस दिन से नूर को सोनिया ने भेजा था, उसी दिन से उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ और बेचैनी घर कर गई थी। वो जानती थी कि एक आधे दिन की ये बात काशिफ को मालूम हो जाएगी और तब क़यामत टूट पड़ेगी। आज वही दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जब नूर को तबरेज़ खान लेकर गया था, काशिफ घर पर मौजूद नहीं था। वह अपने काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था, मगर आज इसकी वापसी थी। सोनिया की जान जैसे हलक में अटक गई थी। हर सांस के साथ खौफ की गिरफ्त और सख्त होती जा रही थी। फ़ोन पर नूर से रब्ता न होने ने इसे पहले ही सवालों के जाल में उलझा रखा था। कितने बहादुर तराशे, कितने झूठ बोल छोड़े, मगर अब हकीकत का पर्दा उठने वाला था। काशिफ खान घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे की तरफ आया। सोनिया बेचैनी से कमरे में टहल रही थी, अल्फाज सुन रही थी, जुमले तरतीब दे रही थी कि कैसे बात शुरू करे। दरवाज़ा खुला तो काशिफ ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में सवालों का तूफान था। नूर कहाँ है? आवाज़ में सख्ती साफ झलक रही थी। सोनिया ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कपकपाते लहजे को काबू में करते हुए बोली, काशिफ, आप अभी आए हैं, पहले बैठ जाएं, सब बताती हूँ। वो आंखों में उतरे खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सोनिया, मैं इस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक तुम सच नहीं बताती। 2 दिन से मेरी बेटी से मेरी बात नहीं हुई और तुम मुझे सब्र का कह रही हो। काशिफ के गुस्से की बुलंद होती आवाज़ कमरे की दरो दीवार से टकरा कर लौटी। सोनिया ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। वो यहाँ नहीं है, चली गई है अपने बाबा के साथ। अल्फाज उसके लबों से टूट टूट कर निकले। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं था। काशिफ ने चौंक कर उसे देखा। अपने बाबा के साथ? उसका बाप मैं हूँ। नहीं, उसका बाप तबरेज़ खान है। सोनिया के लहजे में झुंझलाहट और बेबसी घुल गई थी। वो जैसे सारी ताकत खोकर सोफे पर ढेर हो गई हो। काशिफ ने इसे संभाला, वरना वो ज़मीन पर गिर पड़ती। क्या कह रही हो तुम? साफ साफ बताओ।
काशिफ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, इसे याद था कि नूर को इसकी गोद में डालने वाला सोनिया का भाई तबरेज़ खान था, मगर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनकी बेटी इनसे जुदा कर दी गई। सोनिया के रुकते रुकते सब कुछ बयान कर दिया था, एक एक हकीकत, एक एक मजबूरी। काशिफ इसे देखता रह गया था, जिसे यकीन करने की हिम्मत ना हो। अगर तुम्हारे लाला ने यही करना था तो बचपन में अपनी बेटी हमारी गोद में डालने की क्या ज़रूरत थी। उसकी आवाज़ में दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। सांस बेतरतीब चल रही थी। कम अज़ कम हम बेऔलाद ही सही, मगर मुतमईन तो थे। आज अचानक आकर बेटी का हकदार बन गया और हमसे हमारी बेटी छीन ली। उसने तलखी से इजाफा किया, और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। काशिफ के हाथ सख्ती से भींचे हुए थे, पेशानी की रगें उभर आई थी। सोनिया खामोश बैठी थी, किसी मुजरिम की तरह, मगर दिल में अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने की ताब भी नहीं थी। लाला की कोई रजामंदी नहीं थी, वो हमसे हमारी बेटी छीन लेते। आप हमारी रिवायत जानते हैं, अगर आर्यान ने वो कदम न उठाया होता तो लाला मजबूर न होते। सोनिया की आवाज़ में दर्द और खौफ की आमेज़िश थी। अगर वो बदले के तौर पर अपनी बेटी का निगाह न देते तो वो लोग आर्यान की जान भी ले सकते थे। काशिफ चंद लम्हे खामोश रहा, मगर इस खामोशी में तूफान था। बस करो अपने भाई की तरफदारियाँ करना। अगर इसने बेटे ने गलती की थी तो सज़ा वो खुद भुगतना। अपनी बेटी को तो पहले ही शादी करके महफूज कर दिया और हमारी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। वो गुस्से से दहाड़ा, आंखें सुर्ख और आवाज़ भारी, हाथ लरस रहे थे। सोनिया ने हैरत और दुख से इसे देखा। अल्फाज जैसे तीर बनकर इसके दिल में पैबस हो रहे थे। ऐसे क्या देख रही हो? काशिफ ने इसी शिद्दत से पूछा था। सोनिया ने आंसू पोंछे और पहली बार ठहराव से बोली, देख रही हूँ कि इंसान कितना खुदगर्ज हो जाता है। लाला की कुर्बानी आपने एक लम्हे में भुला दी और सिर्फ ये वक्त याद रखा। अगर एक लम्हे को ये सोच लें कि वो सच में मजबूर थे तो शायद इतने कड़वे लफ्ज़ ना कहते। क्या आप हमारे ख़ानदान की रस्म और रिवाज से ना वाकिफ़ हैं? सोनिया ने समझाने की गर्ज से इसका हाथ थामने की कोशिश की थी। काशिफ ने बेसब्री से हाथ झटका। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के साथ होने वाली ज़्यादती का जवाब चाहिए। कसूर किसी और का हो और सज़ा कोई और भुगते, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे जवाब चाहिए सोनिया। तुम्हारे भाई की तारीफ के पुल किसी और वक्त सही। इसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। इस लम्हे वहाँ शौहर नहीं, सिर्फ एक बाप खड़ा था जो अपनी बेटी के हक में जवाब मांग रहा था। कमरे में चंद लम्हों के लिए ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे हवा भी ठहर गई हो। काशिफ के अल्फाज दीवारों में टकराकर अभी तक फिजा में मौल्लक थे और सोनिया के दिल में बरसों का दबाया हुआ तूफान सर उठा रहा था। सोनिया ने आहिस्ता से आंसू पोंछे। इसकी पलकें भीगी हुई थी, मगर निगाह में अजीब सी सख्ती थी आ गई थी। रहने दे, मेरे भाई की तारीफ के पुल मत बांधिए। अगर आप जो समझना चाहते हैं शौक से समझिए, मगर एक बात मत भूलें कि जब बाबा हमारी पसंद की शादी पर हमें काटने पर तुले हुए थे, उस वक्त हमारी जान बचाने वाला हमारा लाला था। काशिफ चौंका। शायद इसे तवक्को नहीं थी कि वो इस लहजे में बात करेगी। सोनिया की आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। पूरा ख़ानदान हमारे खिलाफ खड़ा था। दरवाजे बंद हो गए थे, रिश्ते टूट गए थे, मगर लाला ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। अगर वो ढाल बनकर हमारे सामने न खड़े होते तो आज मैं आपके साथ न होती, नूर हमारे साथ न होती। सोनिया की आंखें सच बोल रही थी और वो वही सच पिघलकर आंसू की सूरत इसकी पलकों से ढलक रहा था। इसके लफ्ज़ों में लर्जिश ज़रूर थी, मगर झूठ का शोभा तक नहीं था। आंखों की नमी गवाही दे रही थी कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। टूटी हुई ज़रूर है, मगर मुनाफिक नहीं। चंद लम्हों के लिए यूँ लगा जैसे खामोशी ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। सिर्फ सोनिया बोल रही थी और काशिफ खान खामोशी से इसे सुन रहा था। इसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि बरसों दबे हुए सवाल और शिकवे यूं एकदम इसके चेहरे पर मारे जाएंगे। अल्फाज जैसे नर्म नहीं, सीधे दिल पर लग रहे थे और वह पहली बार जवाब देने के बजाय सिर्फ सुनने पर मजबूर था। सोनिया ने बात जारी रखी। आज आप इनकी सारी कुर्बानियों को भुलाकर सिर्फ एक वाक़े को फसाद की जड़ बना रहे हैं। मैं नहीं सुन सकती अपने लाला के खिलाफ एक लफ्ज़ भी। काशिफ ने तल्खी से हुंकार भरा, मगर सोनिया फिर भी रुकी नहीं। हमारे लिए वो बाबा की नज़र में नाफरमान बन गए थे। ख़ानदान की महफिलों में इन पर उंगलियां उठती थी, मगर उन्होंने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा था। आज अगर वो मजबूर हो गए तो हम क्या इनका साथ छोड़ दें? उसकी आवाज़ अब मज़ीद भीगने लगी थी, मगर हर लफ्ज़ में अज़म सा महसूस हो रहा था। आप हमारी रिवायात जानते हैं। अगर लाला अपनी बेटी का निकाह न देते तो आर्यान की जान खतरे में पड़ जाती। अब वो एक बाप हैं और आप भी एक बाप हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज आपको अपनी बेटी का दर्द नज़र आ रहा है, इनकी बेटी का नहीं। ये जुमला कमरे में गूंज कर रह गया था। काशिफ की आंखों में गुस्से की चमक अब भी थी, मगर इसके पीछे एक लम्हे को तज़ब-बज़ब झलका। मैं अपने लाला के लिए किए हुए एहसान नहीं भूल सकती। सोनिया ने धीमी मगर ठोस आवाज़ में कहा, अगर आज इन पर मुसीबत का वक्त आया है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ, वो भी इनकी दी हुई औलाद को इन्हें वापस करते हुए। आखिरी लफ्ज़ कहते हुए इसकी आवाज़ टूट गई थी, मगर इसका सर झुका नहीं। कमरे में अब वो दो ज़िद्दी सच सामने आ गए थे, एक बाप का दर्द और एक बहन की वफादारी। बहुत अच्छी तरह से तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारे लाला ने मुझ पर बेशुमार एहसान किए हैं, मगर एहसान के बाद उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे छीनकर वही एहसान एकदम वापस ले लिया।
और तुम दोनों बहन भाई इतने चालाक कि मेरा घर वापस आने का इंतज़ार तक नहीं किया। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। काशिफ जो दिल का बुरा कभी नहीं था, आज सोनिया का एकदम से अपने भाई के एहसान का तस्करा कर देना देखकर अंदर से टूट सा गया था। इसकी आंखों में गुस्सा और दुख का मिला जुला तूफान था, मगर दिल के नर्म गोशे पर एक खामोश दर्द भी बैठ गया था। ये लम्हा शायद इसे हमेशा याद रहने वाला था। वो मज़ीद सोनिया से उलझना नहीं चाहता था और दिल का दुख इसे चैन लेने नहीं दे रहा था। बात को अधूरी छोड़ते हुए वो तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। जैसे एक लम्हा भी वहाँ ठहरा तो दम घुट जाएगा। सोनिया ने इसे जाते हुए देखकर घबराहट में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि काशिफ खान का दिल दुखे। दोनों ने मोहब्बत की बुनियाद पर शादी की थी और काशिफ ने हमेशा इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। आज वो खुद अपने अमल से इसे दुख पहुँचा चुकी थी। सोनिया अब शदीद पछतावे में मुब्तला थी। शायद अपने लाला के साथ इंसाफ करते करते इसने अपने शौहर का दिल दुखा दिया था। वो कुछ देर वहाँ बैठी रही, सिसकियाँ भरते हुए दिल में सदा बुलंद कर रही थी, अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में मत डालना। मैं क्या करूँ, मेरा दर्द कोई नहीं देख रहा। मैं भी तो अपनी बच्ची के बगैर तड़प रही हूँ। मेरे घर की रौनक, मेरी नूर मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। क्यों कोई मेरे दिल का हाल नहीं समझ रहा। काशिफ खान कमरे से निकलकर हॉल में आ बैठा। इसने सिगरेट सुलगा लिया, जिससे धुएं के साथ दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आंखों से बहते आंसू दरार में ही जज्ब हो रहे थे और वह पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बेटी की जुदाई का तस्वर ही इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसके सामने जैसे माजी का एक झम्माका सा हुआ था। वो दिन आ गया था जब तबरेज़ खान ने नन्ही सी नूर को इसकी झोली में डाला था। कपड़े में लिपटी वो मासूम सी जान जब इसके हाथों में आई तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। मगर आज नूर का यूं छिन जाना, यूँ अचानक ले जाया जाना उसके दिल में एक कड़वा एहसास जता गया था। सगी औलाद सगी ही होती है। अगर नूर इसकी अपनी बेटी होती तो क्या तबरेज़ खान में इतनी जुर्रात होती कि इसकी गैर मौजूदगी में आकर इसे ले जाता। ये ख्याल इसके दिल को चीर रहा था। ये कहानी तो शुरू हुई थी मोहब्बत से। काशिफ खान और सोनिया ने अपने ख़ानदानों के ख़िलाफ़ जाकर पसंद की शादी की थी। सोनिया के बाबा इसहाक खान को लव मैरिज कभी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से इसके ख़िलाफ़ रहे थे। अपनी बेटी का ये कदम उनके लिए बाइस शर्मिंदगी बन गया था। सोनिया अपने बाप की सख्त तबीयत से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अगर इजाज़त मांगती भी तो इनकार ही मिलता। मगर मोहब्बत के सफ़र में दोनों बहुत आगे निकल चुके थे। वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा था। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जो रास्ता नज़र आया वो अख्तियार कर लिया, अंजाम का सोचे बगैर। एक दिन अचानक सोनिया ने काशिफ से साथ निकाह कर लिया था, मगर ये राज ज़्यादा देर छुपा न रह सका। इश्क और मुश्क कब छुपते हैं और जब ज़ाहिर होते हैं तो अपने साथ तूफ़ान भी ले आते हैं। यही तूफ़ान इन दोनों की ज़िंदगी में भी आया था। जब इसहाक खान को निकाह का इल्म हुआ था तो वो गुस्से से अंधा हो गया था। अपनी बेटी को जान से मार देने का इरादा करके घर से निकला था। इसके नज़दीक बेटी का अपनी मर्ज़ी से निकाह करना गोया इसकी इज्जत का कत्ल था। इसी वक्त अफजल खान बीच में आ खड़ा हुआ। बाप की मिन्नत समाजत करके इसने बहन की जान बचा ली, मगर इसके बदले एक शर्त रखी गई। खान अपने एक लौते बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। इसकी बात रद्द करना इसके बस में न था। ये तय पाई कि सोनिया का कोई रिश्ता नाता नहीं होगा और ना हमसे मिल सकती है, ना हमारे पास आ सकती है। ख़ानदान से ला ताल्लुक़ कर दी गई थी। इसहाक खान ने यूँ बेटे की खातिर बेटी को माफ़ कर दिया, मगर दिल का ज़ख्म बाकी रह गया था। जब तक जिंदा रहे उन्होंने कभी सोनिया के लिए अपने दरवाज़े नहीं खोले और ना कभी खुद इसके दर तक गई। अफजल खान ने सिर्फ बहन की जान नहीं बचाई थी, बल्कि बरसों तक इन्हें महफूज मकाम पर रखकर हिफाजत भी की थी। भाई होने का पूरा हक अदा किया, मगर माँ बाप का दिल दुखाने की सज़ा शायद कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट ने दोनों की उम्मीद तोड़ दी थी। वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे। पसंद की शादी के बाद भी वो खुश नसीब ना हुई जिसकी तमन्ना हर शादीशुदा जोड़े को होती है। औलाद वो नेमत है जिसके बगैर घर अधूरा लगता है। वही अधूरापन इनका मुकद्दर बन गया। चंद साल बाद अफजल खान ने एक बार फिर भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। अपनी तीसरी औलाद नूर को पैदा होते ही बहन की गोद में डाल दिया। इस वक्त इसहाक खान का इंतकाल हो चुका था, इसलिए फ़ैसला करना निस्बतन आसान था, मगर गुलनाज के लिए ये आसान न था। माँ का रिश्ता 9 महीने पहले जुड़ता है, वो कैसे अपने दिल का टुकड़ा जुदा करती। मगर अफजल खान की ज़िद और मोहब्बत के आगे वो मान गई थी। यूँ नूर हमेशा के लिए सोनिया और काशिफ की बेटी बन गई थी। अफजल खान वसी सोच का मालिक था। इसके नज़दीक पसंद की शादी कोई गुनाह न थी, मगर बाप की सोच बदलना इसके अख्तियार में नहीं था। बहनों में वो सबसे बड़ा था, इससे छोटी सोनिया, और इससे छोटी रोशाने। सोनिया हमेशा भाई की इज्जत करती थी, बस एक गलती कर बैठी थी कि मोहब्बत कर ली और चुपके से निकाह कर लिया। 17 बरस तक नूर इनकी दुनिया का मरकज़ी रही। इसकी हंसी, इसकी ज़िद, इसकी मौजूदगी से घर में रौनक थी, और आज अचानक इससे जुदा कर दिया गया था। काशिफ खान के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वह नूर से बेहद मोहब्बत करता था। इसका गुस्सा दरअसल इसी मोहब्बत की शिद्दत था, वरना बरसों बाद भी सोनिया के लिए इसके दिल में वही चाहत थी जो इब्तिदा में थी।
सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए इसकी आंखें बंद कर लीं। धुआं फिजा में तहलील हो गया, मगर दिल का धुआं अभी बाकी था। जब से काशिफ नाराज़ होकर निकला था, सोनिया कमरे में बेचैन बैठी थी। वो जानती थी कि इसे सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो काशिफ को संभाल न ले। आखिरकार वो उठकर बाहर आई। ज़्यादा तलाश नहीं करना पड़ी। काशिफ हाल ही में सोफे पे टेक लगाए, आंखें बंद किए, सिगरेट चलाए बैठा था। सोनिया आहिस्ता से चलते हुए इसके पास आ गई और कंधे पर हाथ रखा। काशिफ प्लीज़ खुद को संभालें, आप मर्द होकर रो रहे हैं। काशिफ ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर नज़रें चुरा ली। आंखों में जमा आंसू सोनिया देख चुकी थी, मगर वो इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। काशिफ मेरी तरफ देखें, मैंने भी तो सब्र किया है। नूर मेरी भी बेटी थी, अगर आप ही टूट जाएंगे तो मुझे सहारा कौन देगा? काशिफ ने अचानक सर उठाया। आंखें सुर्ख थी, आवाज़ भारी। बाप बाप होता है, ये मर्द वाला फ़लसफ़ा कहीं और जाकर सुनाना। वो घूर कर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी, और तुम कहती हो मैं सब्र कर लूँ? मैं सब्र नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊँगा। ये लहजा फैसला कुन था। काशिफ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सोनिया का लहजा गैर मुतज़लज़ल हो गया था। आप क्यों भूल रहे हैं कि नूर इनका खून भी है? अगर हम तड़प रहे हैं तो वो भी सुकून में नहीं होंगे। वो मजबूर थे इतने साल हमें माँ बाप बनने का सुख अफजल लाला की वजह से मिला था। आज हम कैसे एहसान फरामोश बनकर आर्यान की जान को खतरे में डाल दें? सोनिया ने बात नरम रखी, मगर काशिफ सुनने की हालत में नहीं था। अगर तुम्हारे लाला ने खुशी देकर वापस छीननी थी तो फिर हमारी गोद में भरने की क्या ज़रूरत थी? इसकी आवाज़ कांप गई थी। हम ये सोचकर उम्र गुजार लेते कि हमारी कोई औलाद नहीं, मगर अब मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मेरी बेटी को आग में झोंक दिया जाए और मैं खामोश बैठा रहूं। मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके लहजे में ज़िद नहीं, बाप का अज़्म बोल रहा था। प्लीज़ आराम से बैठकर मेरी बात सुन लें। सोनिया ने तकरीबन इल्तिजा की थी। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। वो उठ खड़ा हुआ, गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोनिया का दिल धक से रह गया। वो दरवाजे तक आई, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। काशिफ घर से बाहर जा चुका था। अब इसे अंदाज़ा हुआ कि तूफ़ान तो आना था, मगर इसकी शिद्दत इतनी होगी कि इसने नहीं सोचा था। काशिफ इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा बिखर चुका था, और शायद अब वो कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा था जिसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता था। इज़ल कमरे की चीज़ें तरतीब दे रही थी। शाम की मध्यम रोशनी खिड़की के अंदर उतरकर दीवारों पर नर्म साए बना रही थी। आसमान पर सूरज का आखिरी सुनहरा रंग जैसे पर्दों पर लिपट कर ठहर गया था। इसके नए कुशन सीधे किए, बेड की शक्नें हाथ में हमवार की, ड्रेसिंग टेबल पर रखी छोटी छोटी चीज़ें तरतीब दे रखी थी। अब घर संवारने से अच्छा लगने लगा था। शायद ही यारम की मोहब्बत थी जिसने इसे हर शय को सलीके से रखने का हुनर सिखा दिया था। वो चाहती थी कि जब वो घर आए तो हर चीज़ इसे लगे अपनी लगे, संवरी हुई सजी हुई, बिल्कुल इसके दिल की तरह। वॉशरूम के अंदर से पानी बंद होने की आवाज़ आई। एज़ल ने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। जी, टॉवल देना? एज़ल ने हल्का सा माथा सुकेड़ा। मैं तो रख आई थी। यारम की आवाज़ में दबी हंसी थी। गिर गया है, प्लीज़ जल्दी दे दो। वो अलमारी से सफ़ेद तौलिया निकाल लाए थे। शाम की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी नर्म दिखाई दे रहा था। दरवाजे के करीब आकर उसने हाथ बढ़ाया। दरवाज़ा ज़रा सा खुला। अगले ही लम्हे उसकी कलाई मजबूत गिरफ्त में थी। एज़ल के होंठ बे इख्तियार सांस निकली। ये क्या? लफ्ज़ मुकम्मल होने से पहले ही वो अंदर थे। ये यारम नाइट सूट में था। बालों से पानी के चंद कतरे अभी तक टपक रहे थे। इसके करीब आने से साबुन और ताजगी की खुशबू फिजा में फैल गई थी। आंखों में शरारत की हल्की चमक थी, मगर लहजे में नरमी। एज़ल ने नज़रें झुका लीं। ये झिझक इसकी आदत न थी, मगर कुछ लम्हे इंसान को खुद अपने लिए नया बना देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? यारम ने ज़रा झुक कर इसकी आंखों में देखते कोशिश की। कुछ नहीं, बस हक जताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अल्फाज में शोखी से ज़्यादा अपनायत थी। एज़ल का दिल तेज़ी से धड़का था। एक पल को दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों की और आवाज़ बाकी रह गई थी। फिर इसने नजरें चुराई और तौलिया इसके हाथ में थमा दिया। अच्छे बच्चों की तरह बाहर आए। वो शर्मा कर खुद को इसकी गिरफ्त में आज़ाद करवाती बाहर आ गई थी। पीछे से यारम की हल्की सी हंसी गूंजी। एज़ल ने दरवाज़ा बंद किया। आंखें एक लम्हे को मूंद ली और लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। शाम की खामोशी में अब एक मानूस सी गुर्बत घुल चुकी थी। चंद लम्हों बाद यारम खान दरवाज़ा खोलते हुए तौलिए से अपने बाल रगड़ता बाहर आया। बाहर शाम मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी। कमरे में फैली रोशनी जल चुकी थी और जो फिज़ा को और भी नर्म बना रही थी। एज़ल बेड के करीब खड़ी थी। इसके चेहरे पर खुशी के रंग साफ झलक रहे थे। यारम खान रुककर इसे देखने लगा। वो यही चाहता था कि एज़ल यूं ही मुस्कुराती रहे। इसने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था, इसलिए अब वो खुद से एज़ल की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शायद यही दुरुस्त था, मगर दिल के किसी गोशे में अबीरा की याद अभी तक सांस लेती थी। एक दुआ की सूरत, एक अधूरा ख्वाब, एक हल्की सी कसक जो कभी पूरी तरह मिट ना सकी। इसने दिल ही दिल में इसे याद को थामा।
اور हाल की तरफ लौट आया। वो एज़िल के करीब आया। कहाँ खो गई हो? इसकी आवाज़ में इसके कान के करीब नर्म सरगोशी बनी। एज़िल ने चौंक कर आंखें उठाई। इसकी पलकों में शर्म की नमी थी। यारम खान की मुस्कुराहट में वही हल्की सी शौक़ी और अपनाई थी जो दिल को छू जाए। इसने आहिस्तगी से इसके चेहरे के करीब झुककर इसे हाल में वापस बुलाया। शाम की इस मध्यम घड़ी में जब बाहर अंधेरा गहरा था और इन दोनों के दरमियान एक नया एहसास आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बन रहा था। यारम खान इसके करीब आकर बैठा। शाम की हल्की रोशनी अब मुकम्मल रात में ढलने लगी थी। कमरे की नरम पीली लाइट में एज़िल का चेहरा और भी दिलकश लग रहा था। बाहर खाना खाने चले? यारम ने नज़रें इसके चेहरे पर कुछ ख़ास अंदाज से ठहरी हुई थी। नहीं, एज़िल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया था। यारम खान ने भवें उठाई। क्यों? एज़िल ने गर्दन तान कर कहा, क्योंकि मैंने आपके लिए ख़ुद खाना बनाया है, आप वही खाएंगे। यारम खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसका हाथ थामते हुए ज़रा और करीब हुआ। सुगड़ हो गई हो यार तुम तो। एज़िल ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। आपके प्यार में मुझे सुगड़ होना पड़ा। इसके लहजे में शोखी भी थी और हल्की सी शिकायत भी। यारम खान ने सर झुकाया जैसे बात का वज़न महसूस कर रहा हो। मगर ये तो अच्छी बात है ना? एज़िल ने लब भींच ली है। बात अच्छी है या नहीं, प्यार वाली बात का जवाब भी दे दिया करें। कभी तो कह दिया करें कि आपको मुझसे प्यार हो गया है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई थी। यारम खान ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ ज़िद भी थी, उम्मीद भी, और एक डर भी कि शायद जवाब ना हो जिसका इंतज़ार है। वो हल्का सा मुस्कुराया, उसकी नाक को उंगली से छुआ। जब होगी तो कह दूंगा। वो ये कहकर उठ खड़ा हुआ था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एज़िल का चेहरा फ़ौरन उतर गया। उसने मुंह बसोड़कर कंधे उचकाए जैसे बात को हल्का दिखाना चाहती हो, मगर दिल में लगी चुभन छुप ना सकी थी। उसने गहरी सांस ली। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। एज़िल दरवाजे की तरफ बढ़ी। 5 मिनट में आ रहा हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो मुड़कर उसे देखते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में नरमी थी, मगर एज़िल को अब लफ्ज़ चाहिए था, सिर्फ मुस्कुराहट नहीं। वो दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई थी। एज़िल चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता से पलटी और किचन की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर रखे बर्तनों से खुशबू उठ रही थी, मगर इसके दिल में एक अधूरा सा सवाल अभी तक सुलग रहा था। कितना ख्याल रखती हूँ मैं इनका? एज़िल ने ढक्कन उठाकर सालन डिश में डाला। भाव के साथ खुशबू उठी, मगर इसके दिल में हल्की सी कसक भी साथ ही उभरी। अब तो ये भी मेरा ख्याल रखने लगे हैं, खुश भी रहते हैं मेरे साथ, मेरी फिक्र भी करते हैं। फिर ये क्यों नहीं कहते कि मैं इनको मुझसे मोहब्बत है? इसने चम्मच एक तरफ रखा और चंद लम्हे के लिए रुक गए। क्या मोहब्बत होने के लिए कोई ख़ास लम्हा ज़रूरी होता है? कोई बड़ा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ? इसके जहन में सवाल के एक दूसरे से उलझने लगे थे। वो खुद जानती थी कि यारम खान बदल चुका है। इसकी आंखों में अब अजनबियत नहीं रही थी। इसके रवैये में अपनायत है, तहफ़्फ़ुज़ है, ज़िम्मेदारी है। वो इसके बगैर दिन का तसव्वुर भी नहीं करता। फिर भी मोहब्बत कभी कभी रवैयों से ज़्यादा लफ्ज़ों के मोहताज हो जाती है। इंसानी फितरत है। बीवी अपने शौहर से मोहब्बत की तवक्को करती है। वो एहसास तो महसूस कर लेती है, मगर सुनना भी चाहती है, साफ सीधे लफ्ज़ों में, दिल से निकल कर ज़ुबान तक आए हुए इकरार की शक्ल में। एज़िल भी इसी कैफियत से गुजर रही थी। इसे यकीन था कि वो इससे करीब आ चुका है, मगर वो एक जुमला, एक सादा सा एतराफ़ इसके दिल के सारे अंदेशे मिटा सकता था। उसने प्लेटें सजाकर मेज़ पर रखी। खुद से धीमी आवाज़ में बोली, शायद मर्द मोहब्बत को कहने से ज़्यादा जीने पर यकीन रखते हैं और औरत इसे सुनकर जीना चाहती है। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी की बारीक तह थी। ये मोहब्बत की कमी नहीं थी, ये यकीन की तलब थी, और वो तलब आज इसके अंदर बहुत गहरी हो चुकी थी। एज़िल ने अपने ख़यालात को झटकते हुए टेबल पर खाने की डिशें तरतीब से दी थी। सालन, सब्ज़ी, राइस और सलाद, हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह थी। आखिर में एक नज़र और डाली और फिर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ी ताकि यारम को बुलाकर ले आए। लेकिन जैसे ही यारम की आवाज़ सुनाई थी, एज़िल के कदम ठिठक गए। तुम हमेशा मेरी दुआओं में हो, तुम मेरे लिए ख़ास हो। वो सिर्फ इतना ही सुन पाए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। एक अजीब सी कशमकश इसके अंदर उठी थी। घबराहट में इसने पट से दरवाज़ा खोल दिया था। यारम हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैडम, कुछ गलत मत समझना। यारम खान ने हल्की मुस्कुराहट लिए खुद से बताया था। मगर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो बस यही कहने आई थी कि खाना लग गया है, आकर खा लें। एज़िल घबराहट छुपाते हुए बोलकर वापस पलट गई थी। उसके चेहरे पर छुपाने के बावजूद संजीदगी यारम देख चुका था। एज़िल नर्म कदम उठाते टेबल की जानिब आ रही थी। दिल में अजीब सी शक ने सर उठाया था। जो लफ्ज़ इसने सुना था, इसे क्यों लगा कि ये महज दोस्त के लिए नहीं कहा गया। इसमें अपनायत, मोहब्बत और दिल से जुड़ी हुई गरमाइश थी जो सिर्फ किसी ख़ास के लिए होती है। क्या वो दोस्त वाकई इतना ख़ास है कि ये सवाल इसे सोचने पर मजबूर कर गया था। यारम खान कुछ लम्हे वहाँ खड़ा रहा। छत की जानिब देखकर गहरी सांस ली और इसे अंदाज़ा था कि एज़िल इसका आखिरी जुमला सुन चुकी है। इसे भी फ़ोन पर यह पता चला कि अबीरा के बाप ने अबीरा के बदले आर्यान की बहन को अपने बेटे के निकाह में दे दिया है, और ये इत्तला इसकी एक ख़ास आदमी ने दी थी।
जिसे शमशीर लाला की ने जिरगा में हुए फैसले के बारे में सारी इतला दी थी। ये खबर सुनकर यारम के दिल में अजीब सा तल्ख मज़ा आया उठा था। आर्यन की गलती की सज़ा 2 मासूम लड़कियां क्यों भुगत रही हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मगर फिर एक ख्याल ने दिल को कुछ सुकून दिया था। शायद अब अबीरा अपने घर वालों तक पहुंच जाए और वो अल्फाज जो इसने कहे थे वो ख़ास अबीरा के लिए थे। तुम हमेशा मेरी दुआओं में हो, तुम मेरे लिए ख़ास हो। अब इसे सिर्फ मालूम था कि इसका ये बुलंद एहसास एज़ल सुन चुकी थी और इसी घबराहट में पहली बार इसने झूठ बोला था कि वो सिर्फ अपने दोस्त के लिए ये कह रहा है। इसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर सच एज़ल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो छत की जानिब चेहरा उठाए हुए था। ऐ मेरे रब, तू तो जानता है मेरे दिल में कोई खोट नहीं। मोहब्बत हुई तो मैं चाहता था कि इसे शादी के मुकद्दस रिश्ते में बांध कर अपना लो, मगर शायद वो मेरा मुकद्दर ना थी। हर ख्वाहिश हर उम्मीद अब तेरी रज़ा के सामने छोड़ दी है। जिसे तूने मेरा मुकद्दर बना दिया है, मैंने इस पर आमीन कह दिया। मैं पूरी तरह तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, मगर मेरे दिल को सुकून अता फरमा, सब्र दे ताकि मैं इसे अपने जहन से आहिस्ता आहिस्ता निकाल सकूँ। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं, जहन में वो एक दुआ की मानिंद हमेशा मौजूद है और मेरे दिल की ये दुआ कब मेरे लबों पर आए इसका फ़ैसला तेरे हाथ में है। मगर मेरी ये दुआ किसी की तकलीफ़ का सबब बने, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। दिलों में छुपे हर भेद को तू जानता है, तू मेरे दिल की गहराइयों को भी समझता है। मेरे अल्लाह, हमारे रिश्ते के लिए आसानियाँ अता फरमा। मैं मियाँ बीवी के इस रिश्ते में मुखलिस रहना चाहता हूँ। वो आंखें बंद किए हुए खड़ा था। ये इसके दिल की खामोश आवाज़ थी जिसे वो लबों पर अदा नहीं कर रहा था, उसका रब उसे सुन रहा था। हर लम्हे हर एहसास के साथ बेशक वो दिलों के भेद से वाकिफ़ है। वो रब के सामने दिल हल्का करते गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया था। आर्यन खान ने अबीरा को अपने कमरे में छोड़कर सीधा सारम के कमरे की तरफ कदम बढ़ रखा था। दिल बेकाबू सा जोर जोर से धड़क रहा था। सारम की नाराज़गी इसे अंदर तक तोड़ रही थी और किसी भी सूरत इसे मनाना अब ज़रूरी लग रहा था। इसने हैंडल पर हाथ रखा, मगर दरवाज़ा अंदर से मकफल था। आर्यन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ये पहली बार था सारम इससे इतना नाराज़ हुआ था कि इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से सारम की बेजार आवाज़ उभरी, जैसे हर लफ्ज़ में झुंझलाहट घुली हो। मगर आर्यन ने कोई जवाब ना दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपनी आवाज़ सुना दी तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। उसने अब एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया, एक बार ज़रा मजबूती से। अगर तुम हो तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दफ़ा हो जाओ, अंदर से सख्त कड़क लहजे में जवाब दिया था। आर्यन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली गई थी कि वो दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बाजू सीने पर बांध लिए जैसे जिद बांध ली हो कि आज ये दरवाज़ा खुलवा कर ही दम लेगा, क्योंकि वो सारम को मनाए बगैर वापस जाने वाला नहीं था। हरगिज़ नहीं। सारम, ये कोई तरीका नहीं है। जो भी गुस्सा है सामने आकर निकालो। मर्द बनो मेरी जान। आर्यन की आवाज़ में अजब सा इत्मीनान खुला हुआ था और हल्की सी शरारत भी, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल जाएगा। जब वो दरवाजे के करीब झुका, पेशानी हल्का सा लकड़ी से टिका दी और उंगलियों से बेख्तियार हैंडल को हल्का हिलाने लगा। मगर इसका यही शरारती अंदाज सारम के ज़ख्म पर नमक बन गया था। अंदर जैसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी और फिजा में गुस्से की शिद्दत और गहरी हो गई। लानत हो तुम पर और लानत है तुम्हारी इस फ़लसफ़े पर। ना मैं बात करना चाहता हूँ, ना तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना चाहता हूँ। बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ, और ना जो सबके सामने मैंने अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा दी है वो कहीं ढीली पड़ गई तो तुम्हारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। सारम के हर लफ्ज़ में दहकता हुआ गुस्सा था, जैसे बरसों की जमा की हुई तलखी एक साथ बाहर आ रही हो। मगर आर्यन को एक लम्हे के लिए भी बुरा न लगा। वो खामोशी से दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा रहा, आंखें बंद करके हल्की सी सांस ली। वो जानता था सारम सिर्फ गुस्सा निकाल रहा है। आखिरकार सारम इसका बचपन का दोस्त था, इसका भाई। इसे यूँ नाराज़ कैसे छोड़ सकता था? आर्यन ने लबों पर वही हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, चल, थोड़ी भड़ास कम हुई तो दरवाज़ा खोल ले, बाकी की भड़ास बाद में भी निकाल लेना। मैं कहीं नहीं जा रहा। ये कहते हुए इसने दरवाजे की उंगलियों पर हल्की सी दस्तक दी थी, इसे जिद नहीं मोहब्बत से मनाना चाहता हो। मैं नहीं खोलूँगा। सारम ने दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर कहा, जैसे लकड़ी के पास इस पार खड़ा होकर भी अपनी जिद को थामे हुए हो। दिल बेतरतीब धड़क रहा था, मगर अना भी अभी तक मजबूती से कायम थी। आर्यन ने हल्का सा कैखा लगाया और दरवाजे के करीब आकर बोला, चल ना खोल, मैं जितना ढीठ हूँ दरवाज़ा तोड़कर आ ही जाऊँगा। ये कहते हुए इसने जानबूझकर कांधे से 2-3 जोरदार धक्के दिए और दरवाज़ा हल्का सा चिरचिरा उठा। आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी और सारम के सब्र का बंद भी। एक लम्हे की कशमकश के बाद अचानक कुंडी खुली, दरवाज़ा झटके से खुला और सारम सामने खड़ा था। चेहरा तपा हुआ, आंखें सुर्ख, सांसें तेज, जैसे गुस्सा और जज्बात दोनों एक साथ सीने में उबल रहे हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे घटिया, बेगैरत और कमीना इंसान नहीं देखा। सारम दरवाजे से पीछे हटकर खड़ा हो गया था, सीना तेज से उठ रहा था, मुट्ठियों में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन हंस दिया, बिल्कुल बेसाख्ता। थैंक यू,
क्योंकि मैं इकलौता मास्टरपीस हूँ, मुझे जैसा कोई नहीं, इसने खुद पर इतराते हुए कहा और मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। सारम ने इसे घूरकर देखा, इसकी हंसी पर जैसे तप चढ़ रही थी। जबड़े भिज गए थे, आंखों में शोले सा लपका था। मास्टरपीस नहीं, डिफ़ॉल्ट पीस हो, ख़राब निकम्मे, वो कहता हुआ मुंह फुलाकर अपने बेड पर जा बैठा था। दोनों हाथ घुटनों पर जमा लिए, नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। आर्यान आहिस्ते से इसके करीब आकर खड़ा हो गया था, हाथ जेबों में डाले, चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट। वो जानता था इस नाराज़गी के पीछे खालिस मोहब्बत छुपी है, और यही मोहब्बत आज जिसे यहाँ खींच लाई थी। सारम, मेरी बात सुनो। आर्यान अभी जुमला मुकम्मल न कर पाया था कि दूसरी तरफ से तेज़ आवाज़ आई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरे कमरे में से जाओ। नहीं चाहूँगा, मुझे तुमसे बात करनी है, आर्यान सख्ती से कहता हुआ इसी के पास बेड पर बैठ गया था। इसके लहजे में वो पूरा हक शामिल था जो बरसों की दोस्ती वो खुद को दे देती है। कोई ज़बरदस्ती है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सारम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था, आंखों में खफगी साफ झलक रही थी। आर्यान के लबों पर वही मुस्कुराहट आ गई। ये दांत निकालना बंद करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, दफ़ा हो जाओ कमरे से। सारम ने उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया और साथ ही बेड पर ज़रा सा सरक कर दोनों के दरमियान फासला बढ़ा लिया, जैसे वाकई दूरी कायम करना चाहता हो। आर्यान ने इसके अंदाज को गौर से देखा था, फिर निस्बतन संजीदा होते हुए बोला, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसके लहजे में इस बार मजबूती थी। फैसला कुन ठहराव, फिर माहौल की शिकस्त कम करने को हल्का सा झुक कर बोला, ये माशूकों की तरह मुझसे दूर होने की कोशिश मत करो, इतना डरामा सूट नहीं करता तुम पर। इसने बात को जानबूझकर मजाक का रुख दिया, मगर आंखों में संजीदगी अब भी बाकी थी। वो बात मुकम्मल किए बगैर उठने वाला न था। मैं और तुम पर गुस्सा निकालूंगा, मेरा तुम पर ऐसा कोई हक नहीं है। सारम ने बेरुखी से कहते हुए चेहरे का रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया, जैसे नजरें मिला लेगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा। जबड़ा सख्ती से भींचा हुआ था, मगर आवाज़ के आखिरी हिस्से में हल्की सी लर्ज़िश छुप न सकी थी। सारम, प्लीज़ यार, मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए बता कर नहीं गया। अपनी इस गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, बात तो करो ना यार। आर्यान ने आजिज़ी से सारम का हाथ थाम लिया था, आंखों में सच्ची नदामत। सारम के कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। वो जमूद के साथ खड़ा रहा, सांस भारी, हाथ मिट्टी में बंधे। क्यों मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा सर खरीद गुलाम हूँ, जो तुम्हारा पाबंद होकर जब चाहूँ तुमसे बात करने के लिए तैयार हो जाऊँ, और तुम जब चाहो मेरी दोस्ती को लात मारकर अपनी मर्जी कर लो। सारम जैसे आतिश शाह पहाड़ की तरह फटने को तैयार था, हर लफ्ज़ में दहकती आग, हर सांस में बुझती नाराज़गी। कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तुम, भाई हो, मेरे हमारे दरमियान ऐसी घटिया बातों की कोई जगह नहीं है। इसके कहे हुए अल्फाज ने सारम के दिल पर धचका दिया। इसका गुस्सा और इसकी उम्मीद दोनों एक साथ जुड़वा आग की तरह भट रहे थे। आर्यान खान, हम में दोस्ती की गुंजाइश ही नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम ठहरे आर्यान खान जो अपनी मर्जी का मालिक है, और मैं ठहरा सीधा सा बंदा जो रिश्तों को दिल से निभाता है। तुम ठहरे बड़े बिजनेसमैन, तुम्हारी सोच हर रिश्ते पर में प्रैक्टिकल है, तुम हर रिश्ते को हिसाब किताब से तोल कर चलते हो। तुम्हारा और मेरा कभी मेल नहीं था ही नहीं। सारम के अल्फाज आर्यान के दिल पर गहरी छाप छोड़ गए थे। मैं ही बेवकूफ़ था जो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा, मगर अब मैं भी होश ठिकाने आ चुके हैं। इससे ज़्यादा तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बन सकता। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझसे दूर रहो। सारम के ये अल्फाज आर्यान खान के कानों में जैसे बिजली के झटके बनकर गूंज रहे थे। वो चंद लम्हों के लिए हैरत में ठहर गया था। वही सारम था जिसने कभी इसकी बात नहीं टाली थी, कभी नाराज़ नहीं हुआ था, मगर आज तो वो अपनी दोस्ती ही ख़त्म करना चाह रहा था। आर्यान खामोश था, दिल में बेबसी और हैरत का मिला जुला एहसास था, लेकिन वो जानता था कि सारम के दिल में छुपी ये सख्ती जज्बाती आग का हिस्सा है जो अभी धीरे धीरे बुझती नजर आएगी। इसे अपनी दोस्ती पर यकीन था। आर्यान ने सारम की जानिब देखा, जिसके सामने खड़ा था। हर लफ्ज़ में दर्द और सख्ती छुपी हुई थी। चलो, अब बहुत बकवास कर ली है तुमने, मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है, बात ख़त्म कर दो। हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और अब इस बात पर मिट्टी डाल दो। आर्यान आगे बढ़कर से गले लगाना चाहा, मगर सारम ने फ़ौरन इसका हाथ झटक दिया और कदम पीछे खींच लिए। जब तुम मेरी बहन को अपनी फूफो जान कहने पर अगवा करके ले गए थे, तब तुम्हें हमारी दोस्ती याद क्यों नहीं आई? सारम की आंखें सीधी, आर्यान की नज़रें थाम रही थी। हर लफ्ज़ में सवाल और तलखी खुली हुई थी। नज़रें हटाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस वक्त क्यों नहीं सोचा था? अगर सारम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? आर्यान खान खामोश खड़ा रहा था, सांस भारी, गले की रग तन गई थी, मगर वो एक लफ्ज़ भी बोल ना सका था। चेहरे पर पछतावा और दिल में खामोशी का तूफान, जैसे सारे एहसास अल्फाज के बगैर बयान हो रहे हों। सारम ने एक तल्ख सांस खींची। अब जवाब दो, अब क्यों चुप हो? क्यों नहीं सोचा एक बार इस दोस्त को भी याद कर लिया जाए?
जो तुम पर जान निछावर करता है, जो तुम्हारे हर सही और गलत फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इसकी आवाज़ अब बुलंद नहीं थी, मगर अंदर से लरस रही थी। हर लफ्ज़ में छुपी बेबसी और डर साफ महसूस हो रहा था। अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। उसकी खामोशी में वो सब कुछ जुड़ गया था। तुम्हें तो बचपन से आदत है ना मुझसे बातें छुपाने की, तो बड़े होने पर तुम्हारी ये आदत कैसे बदल सकती है। आखिरी जुमले के साथ इसने मुंह फेर लिया, आंखों की नमी छुपाने की कोशिश की, मगर आवाज़ की हल्की खुरदराहट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। आर्यन ने सारम के गुस्से की असल वजह समझ ली थी। दिल में एक लम्हे के लिए संजीदगी छा गई थी। फिर आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में बोला, रोशानी ने मुझे अबीरा को अगवा करने या निकाह करने के लिए नहीं कहा था। मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से लिया, अपनी मर्जी से किया, और सालों से इसकी मंसूबाबंदी कर रहा था। इसमें रोशानी शामिल नहीं है। आर्यन के अल्फाज में पूरा यकीन और सच्चाई झलक रही थी। हर लफ्ज़ में सदाकत थी, क्योंकि ये हकीकत थी। सारम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। आर्यन ने पुख्तगी से जवाब दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे में जमी हुई थी। सारम के चेहरे पर गुस्सा था, मगर आंखों में शक की हल्की लहर भी थी। महसूस हो रही थी आर्यन के लहजे की सच्चाई ने बात में नया तनाव और शिद्दत पैदा कर दी थी। सारम ने एक नज़र उठाकर आर्यन खान को देखा, खामोश से सोचा। ये सच था, आर्यन झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ तो नो बरादा तब बोलता था जब डर लगता था, और डर इसे किसी से नहीं था। अगर ये सब इसने खुद किया, निकाह का और अगवा के मामले में मामा का हाथ नहीं है, तो फिर और भी अफसोस की बात है। तुम्हारा दिमाग इतना गंदा सोचता है, और इस गंद को अमली शक्ल देने के लिए तुमने इतने सालों तक प्लानिंग की। हैरानी हो रही है मुझे कि मैं ऐसे शख्स को अपना दोस्त समझता रहा, जिसकी नज़र में एक लड़की बदले का सामान है। सारम की आंखों में अपने लिए ये बदतरीन एहसास देखकर आर्यन अंदर से कुछ हिल गया था। दिल धड़क रहा था, मगर कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। बस कर दो सारम, क्यों बात को बढ़ावा दे रहे हो? अगर तुम चाहो तो बात यहीं ख़त्म हो सकती है। आर्यन के चेहरे पर फ़ौरन बात ख़त्म करने की जल्दी साफ झलक रही थी। वो हमेशा से ही थोड़ा जल्दबाज रहा था, और अब भी वही आदत खुलकर सामने आ रही थी। क्या मतलब है बात ख़त्म हो सकती है? कुछ देर पहले तुम मामू के साथ चीख रहे थे, तड़प रहे थे अपनी बहन के लिए। क्यों? सारम के लबों पर सवाल था, मगर आंखों में शिद्दत। क्योंकि नूर मेरी बहन है, और नूर के साथ जो हुआ वो गलत था। और मैंने गलती की थी, तो सज़ा के लिए मुझे ढूंढना चाहिए था। इसलिए मैं बाबा की बात पर एग्री नहीं कर रहा। आर्यन का लहजा अब काफ़ी चिल्लाने वाला था, सख्त और वाज़ेह, जैसे कोई असूल समझा रहा हो। और सारम वो यही रूप देखना चाह रहा था, क्योंकि इसका जवाब इसी के पास मौजूद था। मतलब जिसकी गलती हो सज़ा इसे मिलनी चाहिए। सारम ने सवालिया नज़रों से आर्यन की तरफ देखा था, और इस बार आर्यन खान का सबर जवाब देने लगा था। हाँ, और मेरे ख्याल में यहाँ तुम्हारा टीचर नहीं हूँ जो तुम्हें सबक पढ़ाऊँ। हर अकल रखने वाला इंसान ये जानता है जिसकी गलती हो सज़ा इसे ही देनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, नजरें जमी, हर पल तहश और तनाव से भरा हुआ था। अच्छा, तो ये कानून तुम पर भी लागू होना चाहिए। मामा का कसूर और अबीरा के माँ बाप हैं। मामा का कसूरवार अबीरा के माँ बाप हैं, तो फिर सज़ा इन्हें ही मिलनी चाहिए थी। अबीरा को सज़ा क्यों दी है कोई जवाब? या फिर अपने लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए अलग है? सारम के लहजे में कड़वाहट वाज़ेह थी। आर्यन खान इसके हर लफ्ज़ में दबाव और तनाव महसूस कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए तो आर्यन खान हैरान रह गया था, इतनी शिद्दत से वो कभी बात नहीं करता था। आमतौर पर सारम खुश मिजाज और नर्म मिजाज शख्स था, बातों में उलझाना इसे आता नहीं था, मगर आज तो इसने हर रास्ता बंद कर दिया था, कहीं से भी आर्यन ना निकल सके। अपनी हैरानी को पसे मंजर में धकेलते हुए आर्यन ने एक बार फिर से उलझते हुए रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की। चेहरे पर संजीदगी लहजे में जब सारम, हम तुम्हारी दोस्ती के बीच बार बार अबीरा को क्यों ला रहे हो? उसकी आंखों में खफगी और कम और सवाल ज़्यादा थे। अबीरा हमारे बीच में आ चुकी है, वो मेरी बहन है, और तुम इसे अगवा करके ले गए थे। मैं इस बात को भूल नहीं सकता। सारम ने कहते हुए आर्यन की आंखों में सीधा देखा, जैसे हर लफ्ज़ के साथ अपना हक जता रहा हो। आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर इसमें ऐसा कड़ा फैसला था जिसे बदला नहीं जा सकता था। कमरे की फिजा फिर से बोझल हो गई। अब बहस नहीं रही थी, ये गैरत, रिश्ते और एतमाद का सवाल बन चुका था। आर्यन के चेहरे पर सख्ती भर आई थी, जबड़ा तन गया था। मत भूलो सारम कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है। लफ्ज़ आहिस्ता निकले थे, मगर इनमें एक चुभती हुई काट थी, जैसे उसने जानबूझकर वो हाथ छू ली हो जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। सारम की आंखों में एकदम आग सी भड़क उठी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, आवाज़ दबी हुई थी मगर काट रखती थी। बहन होती है, सगिया सौतेली नहीं होती। ये सोच तुम्हारी और तुम्हारी फूफो जान की हो सकती है, मेरी नहीं। मेरे लिए वो भी मेरी बहन ही है, और मैं इसे इज्जत की निगाह से देखता हूँ। आखिरी जुमले पर इसका सीना ऊंचा हुआ था, जैसे इसने कोई हद खींच दी हो। आर्यन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
बे वक़्त से। सारम ने से घूरा, पेशानी पर बल भर आए थे। आर्यान ने सर जरा सा टेढ़ा किया, आंखों में उलझन सी उतरी। यूं बेवक्त दांत निकालने की वजह पूछ सकता हूँ? देख रहा हूँ मैं कि मेरे साथ बरसों की दोस्ती और खून के रिश्ते को पसे पुश्त डालकर तुम सिर्फ अपनी बहन के लिए तड़प रही हो। आर्यान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर आंखों में चुपता हुआ तन साफ छलक रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम अपनी बहन के लिए तड़प रही हो। मैं इसमें नया क्या है? मेरे ख्याल से तो दांत निकालने वाली कोई बात नहीं है। सारम फौरन तड़प कर बोला था। उसके लहजे में खफकी थी, आंखों में सीधी चोट। आर्यान के चेहरे की मुस्कुराहट ज़रा गहरी हो गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मेरी बीवी का भाई इतना तड़प रहा है। अब जब तुमसे इसे अपनी बहन मानते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारी बहन को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है। वो ज़रा सा इसके करीब हुआ, आवाज़ में गैर मामूली यकीन था। जाकर अपनी बहन से पूछ लेना कितना प्यार करता हूँ इसे, पलकों पर बिठा कर रखता हूँ, जान बसती है इसमें मेरी। कमरे की फिजा एकदम बदल गई थी। तंज की धार अब दिल की गहराई को छू रही थी। दोनों के दरमियान खड़ा सच पहले से ज़्यादा नुमाया हो चुका था। हेलो, इतना हैरान होने की ज़रूरत है नहीं है प्यारे साले साहब, आर्यान ने कांधे के साथ कांधा मारते हुए कहा। हंसी मजीद गहरी हो गई। सारम अब भी साकत खड़ा था, नज़रों में तजस्सुस और हैरानी छुपी हुई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आर्यान खान वाकई इस लड़की से मोहब्बत कर सकता है, जिसे वो सिर्फ सज़ा देने के लिए, बदला लेने के लिए इतनी दूर लेकर गया था। पत्थर की मूरत मत बनो, अब आंखें बाहर क्यों निकल रही हैं? पिछले 15 मिनट से बकबक कर रहे हो, अब कुछ नहीं कहोगे? आर्यान ने मुस्कुराकर कहा था। पहली बात, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम किसी एक लड़की पर रुकने वाली चीज़ हो और इसे मोहब्बत का नाम दे रहे हो। और दूसरी बात, तुम्हारी मोहब्बत करने से कुछ नहीं होता। अगर वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती है तो शायद फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर सुकून की रोशनी छाई हुई थी। तो फिर तुम मेरे लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे मोहब्बत करने लगी है। और वह काफ़ी शिद्दत से आर्यान ने शरारती और शौक अंदाज में कहा था। सारम ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है? वो जो तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करेगी? मुझ जैसे इंसान से? यार मुझे कौन से कीड़े पड़े हुए हैं? लड़कियों का क्रश हूँ और तुम्हारी बहन भी एक लड़की है, इसका भी क्रश बन गया हूँ। आर्यान खान पुरसकून होकर सारम की स्टडी वाली कुर्सी पर बैठ गया था। टांग पर टांग जमाए हल्की सी शौक मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा घूम रहा था। इसकी नज़र सारम पर थी, जो हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में खड़ा था। बिल्कुल बेबस सा लग रहा था। आर्यान के लिए सारम के दिल की हर धड़कन, हर सोच वाज़ेह थी। वो जान गया था कि सारम के अंदर क्या चल रहा है और ये समझबूझ इसकी शरारती मुस्कुराहट में छुपी हुई थी। हर पल हर हरकत एक खामोश खेल की तरह थी और वो खुद आर्यान को इस खेल का मास्टर लग रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, कुर्सी पर हल्की सी हरकत की और इसे लगा जैसे सारम की हर बेयकीनी को चैलेंज कर रहा हो। पुरसुकून और शौक अंदाज के इस इम्तिजाज ने पूरे माहौल को एक छोटी सी कशमकश में बदल दिया, जहाँ सिर्फ आर्यान और सारम ही मौजूद थे और बाकी सब लम्हे जैसे महवरे मंजर बन गए हों। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो तुम्हारी जान ले लूँगा, ये बात याद रखना, सारम ने सख्त लहजे में वाज़ेह और संजीदगी के साथ कहा था। तुम्हारी कसम मजाक नहीं है, सच में हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। आर्यान ने थोड़ी देर रुक कर फिर कहा, गहरी सांस लेते हुए बात जारी रखी। बस एक गलती हो गई कि मैंने इसे अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। उसकी आंखों में कुछ दुख और पछतावों की झलक थी, वो भी इसलिए क्योंकि बचपन से मैं रोशाने को रोता हुआ देखता रहा। जब भी वो रोती थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं हमेशा इन लोगों से बदला लेना चाहता था जिनकी वजह से रोशाने की आंखों में आंसू थे, इसलिए ये गलती मुझसे हो गई। आर्यान के चेहरे पर वाज़ेह अबीरा के घर वालों के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। ये सब बयान करना इसके लिए भी मुश्किल था, मगर फिर इसने खुद को जैसे संभाल लिया। नज़रों में फिर शरारत और शौक रंग नजर आए थे। तुम्हारी बहन को जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त मैंने दी है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारी बात सारम के जहन में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। वो हर लफ्ज़ हर वजह समझ रहा था, मगर जब आर्यान ने आखिरी जुमला कहा, वरना तुम्हारी बहन को जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त मैंने दी है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो सारम का खून एकदम उबल उठा था। उसके अंदर गुस्से की लहरें भड़कने लगी और वो अपने आप को काबू में रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तो फिर तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन सब्र करो, हो सकता है माहिद भी तुम्हारी बहन को इतनी ही इज्जत दे, इज्जत से रख ले। फिर अपनी बारी पर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? सारम के लहजे में सख्ती और चोट थी। सारम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बदल गए हो? आर्यान ने इसे शिकवा करती हुई नज़रों से देखा। हाँ बिल्कुल बदल गया हूँ। जब तुम अपनी फूफी के लिए बदल सकते हो तो फिर मैं अपने भाई बाप और बहनों के लिए क्यों नहीं बदल सकता? सारम ने टोक कहा। आज से पहले सारम ने कभी आर्यान से इस अंदाज में बात नहीं की थी। आर्यान के लिए सारम का ये रूप बिल्कुल नया था, मगर इसे ये भी एहसास था कि सारम को न बताकर इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो खामोशी से सारम के गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था। सारम को छोड़ना आर्यान की बस की बात नहीं थी, चाहे जितने महीने एक दूसरे के दूर रहें। दिन में ना जाने
कितनी बार वो सारम को याद करता था। सारम लगे हाथ इस औरत को अपनी माँ भी बना लो। जब सब रिश्तों को अपना लिया है तो इसे अपनी माँ बनाकर अपना कुनबा पूरा कर लो। आर्यन का लहजा कुछ हद तक संजीदा हो गया था, साथ ही तंजिया भी था, क्योंकि सारम का अपनी फैमिली के लिए यूं मोहब्बत जताना इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तंज मारने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर यह भी कर लूँगा, सारम ने सख्त लहजे में कहा। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी उतर आई थी, जैसे वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था बल्कि हद भी मुकर्रर कर रहा था। अपनी माँ को छोड़ दोगे इस औरत के लिए जिस औरत ने तुम्हारी माँ का घर खराब किया? आर्यन की नज़रों में खून उबल आया था। मेरी माँ ने मुझे कब अपनाया था कि मैं इसे छोड़ दूँ? और दूसरी बात, मेरे लिए वो भी माँ है, इसी अहद पर फायज है जहाँ कभी मामा थे। सारम ने हर लफ्ज़ को वज़न देकर कहा था। उसके लहजे में इतनी सख्ती और अज़म था कि आर्यन खामोश हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर गुस्सा मौजूद नहीं था, मगर इतनी लंबी बहस के बाद वो जान चुका था कि अगर मज़ीद सारम से बहस करेगा तो नतीजा बुरा ही निकलेगा। लिहाजा फ़िलहाल इसे खुद ही पीछे कदम रखने पड़ेंगे। बस कर दो सारम, कितनी लड़ाई करोगे मेरे साथ? सीने से लग जाओ यार, सॉरी माफ़ कर दो। आर्यन खान दोनों बाजू फैलाते हुए बेताब था, जैसे उसे यकीन था कि अब किसी लम्हे में सारम इसे सीने से लगाएगा। इसकी हर हरकत में मोहब्बत साफ नज़र आ रही थी। सारम ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। नहीं, जब तक मैं अबीरा से बात ना कर लूँ, वो मुझे ये ना कह दे कि मैं सच में तुम इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बकवास बंद कर दो, अबीरा से सबूत लेने के बाद तुम मुझे गले से लगाओगे। घटिया और बेगैरत दोस्त बकवास पर बकवास कर रहे हो। आर्यन ने सारम को हक से खींच कर गले लगा लिया था। सारम का गुस्सा एकदम ज़ीरो पर आ गया था। दोनों जिगरी यार थे। तड़प तो सारम के दिल में भी आर्यन के लिए मौजूद थी, मगर इस बार गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था। मगर गले लगाते ही जैसे शिकवे ख़त्म हो गए थे। घटिया इंसान अपनी मन मर्जियाँ करके। और फिर तुम्हें मेरी याद आ जाती है। सारम ने गुस्से से आर्यन की कमर पर मुक्का जड़ दिया था। आर्यन दर्द से कराह उठा था, मगर इससे दूर नहीं हुआ था। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो बेगैरत इंसान, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और तुमसे बातें इसलिए छुपाता हूँ कि तुम ठहरे इंसाफ पसंद इंसान जो ज़रा सी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देख नहीं सकते। आर्यन की आवाज़ में इस बार शोखी कम और सच्चाई ज़्यादा थी, इसलिए तुमसे बातें छुपा जाता हूँ कि कहीं हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए। ये कहते हुए इसने जैसे सारम के दिल पर जमी हुई बर्फ पिघलाने की कोशिश की। ये महज तसल्ली नहीं थी, इसके लफ्ज़ों में वो सच्चाई थी जिसे सारम भी जुटला नहीं सकता था। मस्के बाद में लगा लेना। मुझे पहले बताओ, क्या सच में तुम और अबीरा के साइक साथ ठीक हो? वो तुम्हारे साथ खुश हैं? सारम ने आहिस्ता से पीछे हटते हुए पूछा। न जाने क्यों उसे पूरी तसल्ली नहीं हो रही थी। बात यकीन के लायक भी नहीं थी। ये तो बस रब की कुदरत थी कि जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो मोहब्बत में उलझकर इतने करीब आ गए थे। वो कमरे में है, जाओ जाकर खुद तसल्ली कर लो। आर्यन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसका लहजा पुरसुकून था, आंखों में सीधा सा एतमाद, जैसे उसे अपने ही कहे पर किसी सफाई की ज़रूरत ही ना हो। नहीं, तसल्ली करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम कह रहे हो तो वो जानता हूँ कि झूठ नहीं कह रहे हो, मगर ये करिश्मा कैसे हुआ? तुम तो इसे सज़ा देने के लिए गए थे, फिर अचानक इतने मेहरबान कैसे हो गए? ये बात मेरी समझ से बाहर है। सारम ने इसे मतलाशी नज़रों से देखते हुए कहा। तुम्हारी बहन है, सीधा दिल पर जाकर लगी। आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर कंधे उचकाए दुश्मनी में लेकर गया था, मगर इश्क हो गया और इश्क में फना होकर इसके प्यार में पागल होकर बस इसी का होकर रह गया हूँ। वो दांत निकालते हुए बड़े फ़ख्र से बता रहा था, जैसे अपनी हार को भी फतह समझकर कबूल कर लिया हो। बड़ी मेहरबानी है कि तुमने ये अक्लमंदी का काम कर लिया, वरना तुम्हारी और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैं अपनी बहन पर रत्ती बराबर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारम ने संजीदगी से कहा। इसकी आवाज़ में साफ ऐलान था, जैसे वो हाथ खींच रहा हो जिसके आगे कोई रायत नहीं थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि आर्यन को इसकी बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगा था। शायद इसका अपना दिल ही इसे मलामत कर रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा उतर आया था जिसे सारम साफ महसूस कर रहा था, जैसे पछतावा और लफ्ज़ों से पहले आंखों में आ ठहर गया हो। सारम, तुम सच में बहुत अच्छे भाई हो। आज मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं अपनी दोनों बहनों के लिए अच्छा भाई साबित ना हो सका, बहुत ही बुरा भाई हूँ। आर्यन ने कहते हुए आहिस्ता से सारम का हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो अपने दिल का बोझ लफ्ज़ों के साथ साथ इस लम्स में भी मुंतकिल करना चाह रहा हो। तो कोई बात नहीं, अब सब कुछ सुलझा कर खुद को अच्छा भाई साबित कर लो। सारम ने आर्यन के थामे हुए हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। उसके लहजे में मलामत नहीं, हौसला था। इसी लम्हे आर्यन को एकदम ईज़ल का ख्याल आया। उसने हल्का सा गला साफ किया, जैसे बात का रुख बदल रहा हो। वैसे ईज़ल की शादी तुम्हारे मामू मोहतरम ने कहाँ तय की है? आर्यन खान ने कदरे संभलते हुए पूछा। सारम समझ गया था वो इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। ये आर्यन की पुरानी आदत थी, जब किसी सवाल का जवाब देना मुश्किल लगता तो बड़ी सफाई से बात का रुख मोड़ दिया करता था। ईज़ल की शादी बहुत अच्छी जगह हुई थी,
और वो अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है, कुछ अर्सा वहाँ रहेंगे, फिर वापस लाहौर आ जाएंगे। सानम ने सादा लहजे में बताया, मगर उसकी नज़रें अब भी आर्यन के चेहरे पर थी, जैसे वो जांच रहा हो कि वो सोच रहा है ये तो मिलकर ही पता चलेगा कि कितने अच्छे घराने का इंतखाब किया है, सब ने मिलकर। आर्यन की आवाज़ में हल्की सी काट थी जो अगले लम्हे खुलकर सामने आ गई थी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या आग लग गई है जो मेरे जाते ही इज़्ल का रिश्ता भी तय कर दिया और शादी भी कर दी। आर्यन खान का पारा फिर से हाई होने लगा था। वो 2 कदम पीछे हटा और स्टडी टेबल की घूमने वाली कुर्सी पर जा बैठा। अब इसकी नज़रें सीधी सानम पर जमी थी, जैसे जवाब मांग रही हूँ। आग लगी थी या नहीं ये तुम बेहतर जानते हो, मगर मैंने तुमसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की थी। जनाब ने तो सारे नंबर ही बंद कर रखे थे। अगर वक्त पर तुमसे रब्ता हो जाता तो तुम आकर सब संभाल सकते थे। सानम ने संजीदगी से कहा, फिर कदरे नरम पड़ गया। मगर प्लीज़ अब इस बात पर कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मामू को जो सही लगा उन्होंने वही किया। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे लिए किए गए गुनाहों की सज़ा इज़्ल को भुगतना पड़े, इसलिए मुनासिब रिश्ता मिलते ही इसकी शादी कर दी। उसके लहजे में शिकवा भी था और हकीकत भी, जैसे वो बात ख़त्म करना चाह रहा हो मगर सच छुपा भी नहीं सकता था। इज़्ल को बचा लिया और नूर को फंसा दिया, ये कैसा इंसाफ है। आर्यन की आवाज़ में गुस्सा साफ छलक रहा था। दोनों इनका अपना ही खून है, दोनों सगी बेटियां थी, फिर नूर के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? उसकी आंखों में सवाल नहीं एहतजाज था, दिल में दबे हुए शिकवे अब भी लफ्ज़ों की सूरत बाहर आ रहे थे। आर्यन, मामू ने कुछ नहीं किया, वो तो खुद इस जाल में फंस गए थे। सानम ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने तो बस ये सोचा था कि अपनी बेटी के वक्त पर शादी कर देंगे तो बदले की बुनियाद पर रिश्ता देने वाला किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मगर बाबा शमशीर लाला के जिरगे में जाकर नूर का हवाला दे आए। उन्होंने साफ बता दिया कि नूर मामू की छोटी बेटी है। बस फिर क्या था, शमशीर लाला ने इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का ठप्पा लगाकर नूर का माहिद के साथ निकाह करवा दिया और रुखसत भी कर दिया। सानम की आवाज़ में बेबसी थी, तुम जानते हो शमशीर लाला जो फैसला कर दें वो बदला नहीं जा सकता। ये बात तुम मुझसे बेहतर समझते। ये बहुत रोई होगी नूर इस वक्त जब उसे उस घटिया लोगों के घर भेजा जा रहा होगा। आर्यन की आवाज़ धीमी हो गई थी। गुस्सा अब भी था मगर उसमें एक अजीब सी बेबसी खुली आती थी, जैसे वो उस मंजर को सोचकर अंदर ही अंदर जल रहा हो। आर्यन के अंदर गुस्सा और पछतावा एक साथ उबल रहे थे। क्यों इसने सारे मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे? अगर वक्त पर वो रब्ता कर लेता तो शायद अपनी बहनों की ज़िंदगी बचा सकता था, लेकिन अब हर लम्हा इसे याद दिला रहा था कि इसकी दोनों बहनें इसकी अपनी गलतियों की भेंट चढ़ चुकी हैं। सानम ने बात करते हुए भी आर्यन के दिल में भी एक ही तड़प थी। दिमाग सोचों में उलझा हुआ था जो अब जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपनी बहनों के लिए बेहद फिक्रमंद था। इसकी बेबसी इसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी और अपने देर से जागे हुए एहसास का बोझ भी इसी के सीने पर भारी था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ हो चुका है। हकीकत यही थी कि वो दोनों बहनें उसकी गलतियों की भेंट चढ़ गई थी। जो गढ़ा हम दूसरों के लिए खोदते हैं अक्सर इसी में मुंह के बल खुद गिर जाते हैं। सानम ने ये बात नरम लहजे में कही, जैसे ये नसीहत भी हो और हकीकत की तलखी भी। इसलिए अल्लाह ताला ने माफ़ करने वाले को ज़्यादा तरजीह दी है। आर्यन ने बस एक नज़र सानम की तरफ डाली और खामोशी में अपनी सोच में उलझ गया। वो क्या सोच रहा था ये सानम नहीं जान सका था। परीक्षा पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है, उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर यहाँ का सफ़र शुरू कर दिया। हर लम्हा तेज़ धड़क रहा था, हर लम्हा दिल तेज़ धड़क रहा था। हर लम्हा ये ख्याल कि उसके दिमाग में घूम रहा था कि उसे बाबा के पास पहुँचना है, उन्हें देखना है। मगर जैसे ही उसे हकीकत मालूम हुई उसे सिर्फ बहाने से बुलाया गया है कि इसकी शादी आर्यन से करवा दी जाए, तो परीक्षा के अंदर सब कुछ फट पड़ा था। दिल में गुस्सा, धोखा और मायूसी एक साथ उभर आए थे। बस चलता तो वो पूरे घर को आग लगा देती। परीक्षा हमेशा से ही तेज़ थी, मगर शायद थोड़ा सा लिहाज इसके लिए था। सामने इसकी माँ के साथ इसके बाबा भी बैठे थे। कुछ लम्हों के सब्र के बाद उसने पलट कर देखा। परीक्षा के होंठ थोड़े से कपकपा रहे थे, आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोगों ने धोखे से बाबा के अटैक का बहाना बनाकर मुझे पाकिस्तान बुलाया, सिर्फ मेरी शादी आर्यन से करवाने के लिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। दिल का गुस्सा और धोखा एक साथ उभर रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? परीक्षा, अगर तुम्हारे बाप की बीमारी का बहाना न करते तो तुम सच बताओ, क्या हमारे कहने पर तुम वापस आ जाती? ये लफ्ज़ जैसे हवा में रुक गए हों। परीक्षा के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वो हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। तो तुम तो अपना दिल लगाकर वहाँ बैठ गई थी, जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि आर्यन का तुम्हारा यूं कंट्री से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी माँ की आंखों में वही दर्द और सख्ती थी जो कभी कभी लफ्ज़ों से भी ज़्यादा भारी महसूस होती है। तुम बहुत आज़ाद ख्याल हो गई हो।
आखिरी जुमले परीक्षा को भड़काने के लिए काफ़ी था। परीक्षा की आवाज़ कांप रही थी, होंठ सख्त जकड़े हुए थे, आंखें आग बगोला थी। वो कदम पीछे हटाती हुई चीखी, बस करें अम्मा, हर वक्त आर्यान आर्यान आर्यान, नफरत हो गई है मुझे इस नाम से। परीक्षा की माँ आग बगोला आंखों से परीक्षा को घूरते हुए चीख उठी थी, परीक्षा अपनी बकवास बंद करो, आर्यान तुम्हारा होने वाला शौहर है और तुम्हें इसका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी माँ के गुस्से पर परीक्षा ज़रा भी नज़र झुकाने को तैयार न थी। वो बिल्कुल अपनी माँ के मुकाबले खड़ी थी। परीक्षा ने एक गहरा सांस लिया, निगाहें तेज़ करके माँ पर जमाई और आहिस्ता आहिस्ता से बोली, मैं आपकी दी हुई आज़ादी का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रही। हाँ, मगर आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा देने के बाद आप मुझे ज़बरदस्ती गाय बकरी की तरह किसी खूंटे से बांध सकती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मेरे लिए जो ठीक होगा मैं वही करूँगी। परीक्षा की आंखों में बगावत साफ नज़र आ रही थी। हर लफ्ज़ के साथ बाद वो एक छोटा सा सांस लेती, जिस्म में सख्ती और अज़म वाज़े था। अगले ही लम्हे इसकी माँ का हाथ ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ के साथ उसकी गाल पर पड़ा। उसके बाबा भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे और कमरे में तनाव का माहौल और ज़्यादा गहरा हो गया था। परीक्षा गाल पर हाथ रखे हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। आंखों से आंसू फिसलकर गाल पर बहने लगे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस पर हाथ उठाया गया है। उस अम्मा गुस्से से भरी हुई आंखें परीक्षा पर मरकूज थी। तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत, उसका फैसला हम करेंगे और हमारा फैसला ये है कि तुम्हें आर्यान से शादी करनी पड़ेगी। बचपन से तुम इसके साथ मंसूब कर दी गई थी। हमारे ख़ानदान में रिश्ता तोड़ना गुनाह समझा जाता है। परीक्षा की आंखें बड़ी उम्मीद से अपने बाप की जानिब उठी। बाबा, आपने देखा अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा है। उसके बाद कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर नज़रें उठाकर बेटी की जानिब देखा। जी बेटा, देखा, काश ये थप्पड़ तुम्हारी माँ ने कुछ अरसा पहले लगा दिया होता तो शायद आज तुम हमारे मुंह पर इस तरह जवाब न देती। बाबा का लहजा बेशक नर्म था, मगर इसमें चुभती हुई तलखी को परीक्षा साफ महसूस कर सकती थी। अब तो इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। परीक्षा ने हाथ बेसाख्ता गालों पर जम गए थे, गर्दन सीधी लेकिन जिस्म पर एक हल्की सी सख्ती थी। आंखों में आग और बगावत थी, सांस तेज और कांपते हुए लबों से हर लफ्ज़ जोर से निकल रहा था। समझ गई, आप मिलकर मुझे इस रवायत की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं। नहीं मानती मैं आपकी इस बकवास रिवायत को। जिस इंसान के साथ मैं 2 सेकंड बैठकर बात नहीं कर सकती, इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। वो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता और मैं इसकी खिदमत करने के लिए बेदाम दासी बनकर इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। उसकी आंखों में बगावत साफ नज़र आ रही थी। वो बार बार हाथ की बुर्श से अपने आंसू साफ कर रही थी, मगर एक लम्हे के लिए भी वो अपने फैसले से हटने का इरादा नहीं रखती थी। चुप कर जाओ परीक्षा, चुप कर जाओ। उसकी माँ ने कांधों से पकड़कर झंझोड़ा, शायद वो होश में आ जाए। तुम किस कदर बदले हाथ हो चुकी हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि तुम्हारा बाप ही यहाँ मौजूद है। परीक्षा की निगाहें भड़कती हुई माँ की तरफ जम गई थी। हर लफ्ज़ में झंझलाहट और बगावत झलक रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ जो मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकती, और मुझे तो हैरानी हो रही है, अगर ऐसा ही करना था तो क्या ज़रूरत थी मुझे मॉडर्न बनाने की, पढ़ाने की, लिखाने की। जाहिल ही रहने देते ताकि मैं आपकी इस गवार सोच पर पूरा उतर सकती। परीक्षा की ज़ुबान में कोई लिहाज नहीं था। वो इस वक्त बस यही चाहती थी कि किसी भी तरह इसका रिश्ता आर्यान के साथ न जुड़े। परीक्षा बेटा, आर्यान बहुत अच्छा लड़का है, थोड़ा सा होत पसंद है, मगर तुम्हारा फ्यूचर इसके साथ बिल्कुल महफूज है और मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम कोई तमाशा खड़ा करो। परीक्षा के बाप, जो कब से सारा तमाशा देख रहा था, आखिर इन्हें सख्ती से पेश आना पड़ा। बाबा, मुझे आर्यान पसंद नहीं और आर्यान को भी मैं पसंद नहीं हूँ। क्यों आप ज़बरदस्ती बेजोड़ सा रिश्ता बनाना चाहते हैं? परीक्षा की आवाज़ में हल्की सी इल्तिजा थी, मगर अल्फाज में जुर्रात और सवाल की शिद्दत मौजूद थी। बाबा, आप खुद पढ़े लिखे हैं, किस दौर में जी रहे हैं आप? क्या बचपन की मंगनी इतनी बड़ी सज़ा है जिसे पूरी ज़िंदगी चाहते न चाहते भी भटकना पड़ता है? और अपने बाबा की तरफ निगाह उठाकर इल्तिजा कर रही थी कि शायद इसे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए। अगर ऐसा मुमकिन न था, कम से कम इसे अपने बाप की नज़रों में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। अगर पढ़े लिखे होने का ये मतलब है कि हम अपनी रिवायत से मुंह मोड़ लें, तो फिर मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि हम अपनी बेटियों को न पढ़ाएं। परीक्षा के बाप की आवाज़ें में संजीदगी थी। मैं कोई सख्ती नहीं करना चाहता परीक्षा, मगर एक बात जहन में बिठा लो, ये रिश्ता होकर रहेगा। उन्होंने थोड़ी देर तौक़ुफ़ किया, फिर नरमी से आगे बढ़कर परीक्षा के सर पर हाथ रखा। हम कल जितनी अपनी रिवायात से मोहब्बत करते थे, आज भी इतनी ही करते हैं और अपनी औलाद से भी यही तवक्को रखते हैं कि इसने आने वाले वक्त में वो हमारी रिवायात की डोरी को मजबूती से थामे रखे। मगर बाबा, बस परीक्षा बेटा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। फैसला अटल है। मैं इन लोगों से बात करने के बाद डेट फिक्स कर रहा हूँ। शादी होगी और हर हाल में होगी। तुम इनकार करोगी तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगी। 2 टूक लहजे में फैसला कर चुके थे। परीक्षा जो अपने बाप से यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद इसके आंसू देखकर वो पिघल जाए और फैसला बदल दे, मगर जब ऐसा होता हुआ ना नज़र आया तो वो मज़ीद फूट फूट कर रोती।
इस वक्त वो एक कमज़ोर लड़की लग रही थी जो अपने माँ बाप से सिर्फ इतना चाहती थी कि ज़बरदस्ती इसकी शादी सख्त इस शख्स से न की जाए जिसकी नज़रों में इसने कभी पसंदीदगी देखी ना थी। ऐसे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आर्यन की बहन नूर को देखो जो अपने भाई के लिए सज़ा की खामोशी भुगतने के लिए निकाह करके चली गई, और एक तरफ तुम हो जो बचपन से तय किए हुए रिश्ते पर भी एतराज़ उठा रही हो। कम से कम हमारी फर्माबरदार औलाद बनने की कोशिश तो करो। परीक्षा की माँ ने जैसे धमका के कर दिया था। परीक्षा ने हैरान नज़रों से इसे देखा था। क्या कहा आपने? नूर का निकाह हो गया है? उसके कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जी हाँ, वो भी इस लड़के से जिसके साथ उसने ज़बरदस्ती निकाह किया है। और एक तुम हो जो अपने माँ बाप के फैसले के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं हो। परीक्षा की माँ की बजाय इसके बाबा ने इस बात की तस्दीक कर दी। और अब मैं दोबारा कोई तमाशा नहीं देखना चाहता, खामोशी से शादी की तैयारियाँ करो। इसके बाप ने फैसला कुन अंदाज में कहा और वहाँ से चले गए। उनके पीछे उसकी माँ भी उठकर चली गई थी, मगर परीक्षा हैरान और परेशान वही खड़ी रह गई थी। इसे मालूम नहीं था कि आर्यन की वो बहन जिसे बचपन में इसकी फूफी के सुपुर्द कर दिया गया था, वो बेचारी अपने भाई के किए की सज़ा भुगत रही है। पहले तो उसे नूर के लिए दुख हुआ था, मगर फिर इसके दिल में एक तलखी सी उठी थी। लब हल्के से मुस्कुराए थे। दिमाग ने बगावत की आग को फिर से भड़का दिया था। हर सांस के साथ गुस्सा और नाइंसाफ़ी का एहसास बढ़ रहा था। सॉरी बाबा, मैं नूर नहीं हूँ। मैं कभी कभी आर्यन के साथ शादी नहीं करूँगी, और अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो अपने दिमाग में सोचते हुए लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। परीक्षा के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों और चेहरों की चमक बता रही थी कि वो कुछ बहुत बड़ा करने का इरादा रखती है। शायद कोई ऐसा तूफान आने वाला था जिसने अभी से सर उठाना शुरू कर दिया था। अबीरा कब से आर्यन खान का इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। रात के 11 बज चुके थे। अबीरा कमरे में टहलती टहलती थक गई थी। थकन के मारे वो बेड पर लेट गई थी। आंखों में नींद का नामो निशान न था, मगर थकन के बायस जिस्म तस्कीन के लिए बेड पर लेट गई थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने इसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। अबीरा की नज़रें फ़ौरन दरवाजे की जानिब उठी। आर्यन खान दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ। रोशनी में इसकी झलक देखकर आर्यन ने महसूस किया कि वो जाग रही है, मगर वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। अलमारी से कपड़े निकालकर इसने सोने के लिए नीले रंग का ट्राउज़र और शर्ट मुंतखब किया। कुछ देर वो वॉशरूम में बंद रहा। बज़ाहिर तो वो फ्रेश होकर कपड़े बदल रहा था, मगर अबीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर देर कर रहा हो ताकि वो सो जाए और बात न कर सके। अबीरा की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो कैसे सो सकती थी? आर्यन खान का इसे यूं नज़रअंदाज करने से बेचैन किए हुए था। कमरे में वापस आकर आर्यन खान खामोशी से बेड के किनारे पर बैठ गया। पैरों से चप्पलें धकेली और तकिए पर सर रख कर लेट गया। लेटते ही इसने करवट दूसरी जानिब कर ली, जैसे अबीरा का चेहरा भी देखना चाहता हो। अबीरा के दिल में यही ख्याल आया कि शायद आर्यन खान इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है। आप मुझसे नाराज़ हैं? अबीरा की आवाज़ में हल्की सी झिझक थी, और वो इस खामोशी को तोड़ने के लिए पूछे बगैर न रह सकी थी। आर्यन खान ने सिर्फ मुख्तसर सा जवाब दिया, नहीं। अबीरा के दिल में बेचैनी से साए मज़ीद गहरे हो गए थे, क्योंकि जवाब मुतमईन करने वाला नहीं था। तो फिर इस तरह नज़रअंदाज करने के बात ना करने का मतलब क्या समझूं मैं? अबीरा की आवाज़ में कपकपाहट थी और लहजे में वाज़ेह था कि बस वो रोने को है। फजूल मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। रात के 11 बजने वाले हैं, सो जाओ। इसने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। पता नहीं इसे नींद आ रही थी या वो अपनी किसी परेशानी में शायद उलझा हुआ था, मगर इसकी खामोशी अबीरा के लिए बहुत तकलीफ दे थी। जब से वो पाकिस्तान वापस आए थे, आर्यन और अबीरा के दरमियान कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। पहले वो अपने माँ बाप की काफ़ी देर तक कमरे में बहस में मसरूफ़ था, और फिर इसे कमरे में छोड़कर कहीं चला गया। बस इतना कहा कि वो आराम करे। वो भला कैसे इसके बगैर आराम से रह सकती थी? अबीरा नहीं जानती थी कि आर्यन सारन को मनाने गया था। इसने हर एक लम्हा को घड़ी के टक टक के साथ गुजारा, और अब जब आर्यन इसे यूं नज़रअंदाज करता हुआ सोने लगा तो इसके दिल में 100 तरह के वसवसे सर उठाने लगे। आंखों के किनारे आंसू किसी भी लम्हे बह सकते थे। कमरे में खामोशी घनी थी। सिर्फ घड़ी की टक टक, दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। हर सांस में बेचैनी और उदासी की खुशबू थी। आर्यन आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अबीरा की आवाज़ लरस रही थी। दुखी और बेसहारा हर लफ्ज़ के साथ दिल का टूटना भी सुनाई दे रहा था। अबीरा प्लीज़ सो जाओ। इसका लहजा बेजार और उलझा हुआ था, मगर वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। दोनों के दरमियान छाई खामोशी कमरे की दीवारों में अटकती हुई गूंज रही थी। उसके दिलों की दूरी और शिद्दत को और बढ़ा रही थी। अबीरा सो जाओ। आर्यन खान का लहजा ऐसा था जैसे बात ख़त्म करना चाहता हो, जैसे वो इसकी गुफ्तगू से जान छुड़ाना चाहता हो। अबीरा के दिल में कुछ चटक सा गया था, मतलब कि जान छुड़ा रहे हैं और दूर रहना चाहते हैं मुझसे। आंखों से आंसू झलक पड़े थे, और जब दूर ही करना था तो फिर मोहब्बत की राहों पर मेरा हाथ पकड़कर इतनी दूर से क्यों लेकर आए, वहाँ तक जहाँ से वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन है। आर्यन का यूं नज़रअंदाज करना अबीरा को अंदर तक ज़ख्मी कर रहा था। आंसू हलक में अटक कर इसकी आवाज़ को भारी करने लगे थे। हर लफ्ज़ जैसे दिल की गहराई से टूटकर बाहर आ रहा था।
वो रोते हुए अपनी जगह से उठकर बेड से उतरने लगी थी कि आर्यन खान ने करवट बदलते हुए इसकी कलाई थाम ली। छोड़े मुझे। अबीरा ने इसकी तरफ रुख किए बगैर बेदर्दी से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। झंझोड़ने की शिद्दत से इसकी कलाई में दर्द उठ रहा था, मगर इस वक्त दिल का दर्द इस जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज़्यादा था। कहाँ जा रही हो? आर्यन खान ने तड़प कर पूछा। वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि अबीरा यूं रोए। कहाँ जाऊंगी? मेरे पास जाने का कोई रास्ता है? सब रास्ते तो आपने बंद कर दिए हैं। बेफिक्र रहे, कहीं नहीं जा रही। वापस पलट कर इसकी जानिब देखते हुए कपकपाते होंठों और भीगी आंखों के साथ इसे जता गई थी कि इसके लिए वापसी का रास्ता कब का बंद हो चुका है। अबीरा, पागल हो गई हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? आर्यन खान ने इसकी कलाई को ज़रा सी मोहब्बत भरी सख्ती से खींचा और अगले ही लम्हे वो इसके करीब आ चुकी थी। इसके लहजे में खफगी भी थी और बेबसी भी थी, जैसे वो अपने अल्फाज से इसके दिल में उठते हुए तूफान को रोक लेना चाहता हो। कुछ कहने की ज़रूरत कहाँ है? आपका ये खींचा हुआ रवैया, मुझसे नजरें चुरा कर यूँ सोने की कोशिश करना, मेरी बात का जवाब न देना, ये सब क्या है? अबीरा की आवाज़ दुख और शिकवे से भीग गई थी। वो लम्हा भर को इसकी गुर्बत से घबरा कर नजरें झुका गई थी। गाल हल्के से सुर्ख हो गए थे, मगर इसने हिम्मत करके बात जारी रखी। क्या मुझसे दिल भर गया है, या फिर अपनी बहन का बदला आप मुझसे ले गई? अबीरा आंसुओं से भरी आंखों के साथ शिकवा करती हुई इसकी जानिब देख रही थी। आर्यन खान खामोश था। मतलाशी नजरें इसके चेहरे पर जमाए, जैसे हर लफ्ज़ को अपने अंदर उतार रहा हो। इस पहरे का बकिया हिस्सा अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। कमेंट में नॉवल की रिव्यू देना मत भूलिएगा, वरना राइटर भी एपिसोड देना भूल जाती है। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को हुदा माजिद की वॉइस में हयात इर्तिज़ा का नॉवल कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक किए बगैर न जाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।